नमस्कार दोस्तों। आज की अपडेट में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं लेकर के एक न्यू अपडेट आदर्श चुनाव आचार संहिता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आइए हम आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या होती है। जैसा कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 7 चरण में वोट डाले जाएंगे। इसमें पहले चरण 19 अप्रैल को होगा 102 सीटों पर, दूसरा चरण जो है 26 अप्रैल को 89 सीटों पर, और तीसरा चरण 7 मई को 94 सीटों पर कंडक्ट कराया जाएगा, और चौथा चरण जो है 13 मई को 96 सीटों पर, और पाँचवा चरण 20 मई को 49 सीटों पर, और इस प्रकार से छठवां चरण 25 मई को 57 सीटों पर, और आखिरी और सातवां चरण जो है 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और जैसे ही इलेक्शन होने के 3 दिन बाद यानी 4 जून को रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। और आइए दोस्तों बात करते हैं आदर्श आचार संहिता क्या होती है। ऐसे कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाए, इसके लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है, और चुनाव आयोग इन्हीं नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। जिससे लोकसभा हो या कोई विधानसभा का चुनाव हो, इन दौरान जो है सरकार को और नेता को और राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी होती है कि जो आचार संहिता यानी जो नियम कानून बनाए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, उसको पालन करें। उन्हीं नियमों को ही आदर्श चुनाव संहिता कहते हैं, जिससे सुचारू रूप से सही तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव हो सके। तो ये है आदर्श संहिता, चुनाव संहिता। इसके बाद अगर बात करते हैं कि आचार संहिता कब से लागू होती है, तो जैसे ही चुनाव का शेड्यूल होता है, इन तारीखों की घोषणा की जाती है, उसी दिन से ही जो है उसी समय से ही देश में जो है आचार संहिता लागू हो जाती है। और बात किया जाए कब ये ख़त्म होती है, कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है उसी समय से वैसे ही जो आचार आदर्श संहिता समाप्त हो जाती है। दोस्तों अब देखेंगे कि आचार आदर्श संहिता के मुख्य नियम क्या हैं। इस आदर्श संहिता लागू के कई नियम लागू होते हैं। इसमें जो नियम लागू करती है उसकी कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता अवहेलना नहीं कर सकती है। जो चुनाव जो है आचार संहिता चुनाव आयोग लागू किया है, उसके जो भी नियम है उसकी कोई भी राजनीतिक दल अवहेलना नहीं कर सकते हैं। और इसमें से जो सार्वजनिक धन का इस्तेमाल भी किसी राजनीतिक दल या नेता को फ़ायदा पहुँचाने के काम के लिए नहीं होगा। जो भी सरकारी गाड़ी होती है, सरकारी विमान या सरकारी बंगले होते हैं, उनका इस्तेमाल जो है आपको चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता। ये भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है। इसके बाद अगर बात करें कि जो है क्या सरकार किसी तरह की सरकारी घोषणा हो या कोई भी शिलान्यास हो, कोई भी लोकार्पण है, वो मतलब कोई भी नई पॉलिसी जो है इस समय पे जब आचार संहिता लागू होती है उस समय पे नहीं बन सकती है। और अगर बात करें कोई भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता, समर्थक जो है रैली से पहुंचने से पहले जो है इसमें पुलिस को अनुमति लेनी होती है। इसलिए होता है कि मान लो इधर से कोई एक नेता जा रहा है, उधर से कोई दूसरा नेता भी आ जाएगा तो बीच में गड़बड़ी हो जाएगी। अगर पहले से पुलिस प्रशासन से अनुमति लिए रहेंगी तो ऐसा व्यवधान ना आए, इसलिए भी इसे आचार संहिता में नियम में लगा रहता है। और कोई भी चुनावी रैली में जो है धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, ये भी इसमें सख्त निर्देश दिए जाते हैं। और जो भी उसकी गाइडलाइन है सभी को राजनीतिक पार्टियों की इन्होंने चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अच्छे सौंप दिया है कि क्या गाइडलाइन रहने वाली है इसके चुनाव आचार संहिता के, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। अगर बात करते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता की क्या क्या और विशेषताएं हैं, तो अगर विशेषताएं में उस पर देखें कैसा व्यवहार करना है, और निर्वाचन प्रक्रिया कैसी करना है, बैठकें कैसे आयोजित करना है, शोभा यात्रा कैसे निकालना है, मतदान दिवस की क्या गतिविधियाँ रहने वाली हैं, और सत्ताधारी दल के कैसे कामकाज रहने वाली सभी का से कैसा आचरण करना है, ये सारा जो है उसमें से आपकी जो है आदर्श संहिता के जो नियम कानून होते हैं उसमें बताया जाता है। अगर हम बात करें क्या मंत्री जो है अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार के साथ मिला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जो उनका कोई भी ऑफिशियल काम होगा उसको निर्वाचन प्रचार से नहीं मिला सकते। और जो उनके भी सरकारी वाहन मिलते हैं उनका इस्तेमाल भी चुनाव प्रक्रिया में नहीं कर सकते, यानी कि या बीच में दोनों को मिक्स भी नहीं कर सकते कि अब कह रहे हैं अगर कोई मान लो कोई भी अधिकारी है उनका सुपरिटेंडेंट या चुनाव आयोग का कोई मिल जाता है तो उनसे बात होती है तो कहते हैं हम मिलने आए थे, ऐसा नहीं। क्योंकि वो अगर पकड़ जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी जो है। मतलब जब आपको चुनाव करने जाना है तब उसका समय अलग रहना चाहिए, और जब आपको ऑफिशियल काम से जा रहे हैं गाड़ी लेके तब अलग रहना चाहिए। दोनों को मिक्स नहीं करना है कि ऑफिस चुनाव प्रचार करते समय उसका सरकारी गाड़ी का, सरकारी वाहन का या कोई भी सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करें आप। इसके बाद क्या सरकार निर्वाचन कार्य से संबंधित पदाधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जो जहाँ पे कार्य कर रहा है उस समय पे उसको वहीं पे रहना पड़ेगा, और कोई मजबूरी अगर पड़ती है, अगर करना ही है ट्रांसफ़र, तो चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी, इसके बाद कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें क्या कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकार का मंत्री निर्वाचन के अवधि के दौरान किसी आधिकारिक चर्चा के लिए राज्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन संबंधी अधिकारी को बुला सकता है। कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री कहीं भी किसी आधिकारिक चर्चा के लिए राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारी जो है निर्वाचन संबंधी अधिकारी को नहीं बुला सकता है। दोस्तों आइए हम जानते हैं क्या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए भी कोई क्या समय सीमा होती है। जी हाँ बिल्कुल। अगर 10 बजे रात से और सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं क्या कि इसके लिए भी कोई जनसभा और जुलूस कब से बंद होगा, इसके लिए भी क्या कोई अंतिम समय सीमा होती है आदर्श चुनाव संहिता में? हाँ जी बिल्कुल। इसमें जिस दिन चुनाव की तिथि है उसमें उसके 48 घंटे पहले से आपकी जो है जुलूस निकालना और जनसभा करना प्रतिबंध हो जाता है।
आसपास के प्रचार पर कोई प्रतिबंध है? हाँ बिल्कुल, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना बिल्कुल भी निषिद्ध है, वैध है और अलाउ नहीं रहता है। अगर क्या मतदान केंद्र या उसके आसपास यानी शस्त्र ले जाने के पर कोई प्रतिबंध रहता है? बिल्कुल, मतदान के लिए मतदान केंद्र के जितने आसपास हैं वो शस्त्र अधिनियम 1959 से परिभाषित किया गया है कि हथियारों से लैस किसी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। क्या मॉडल कंडक्ट आप कोड से संबंधित यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता से संबंधित और बाकी बहुत सारे इसमें से नियम कानून बने हुए हैं जो कि हम सारे इस वीडियो में कवर करना मुश्किल ही है। जो इंपॉर्टेंट खबरें थी, इंपॉर्टेंट इससे संबंधित जानकारियाँ थी, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।